हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको 9वीं कविता पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रस्ट ने इस कविता को रिटन किया है। रॉबर्ट फ्रस्ट का जो लाइफ स्पेन है वो 1875 से 1963 तक रहा है। तो जैसा कि टाइटल है हमारा स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक बर्फीली शाम को जंगल के द्वारा रोकना। एक बर्फीली शाम को जंगल के द्वारा रोकना कहने का मतलब है वनों में क्या है, एक वनों में बर्फीली बर्फ पड़ रही है, तो बर्फीली शाम है जिससे होकर रॉबर्ट फ्रस्ट जा रहे हैं, लेखक जा रहे हैं। तो अब चूंकि ज्यादा बर्फ पड़ रही है शाम को, तो अब उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो उस वन में रुके हुए हैं कुछ देर के लिए, जब तक वो बर्फ पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइडर अपने घोड़े पे सवार होकर अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा है और बर्फीली शाम होने से वनों के द्वारा उसको रोका जा रहा है। कहने का मतलब है वन में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है जिससे लेखक को दिक्कत हो रही है, तो वह कुछ समय के लिए रुका है। तो उसे क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसे, लेखक को और उसके घोड़े को, तो वो सब कुछ इन पंक्तियों के द्वारा बताया गया है। तो आइए हम इन पंक्तियों का लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं, देखते हैं। Whose woods these are, I think I know. Whose woods these are, I think I know. Whose माने किसके, woods माने जंगल, these माने ये, are माने है, I think मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ ये किनके जंगल हैं या किसके जंगल हैं, ये किसके जंगल हैं। ठीक है, ये जो वन है वो किसके हैं। आई नो मैं जानता हूं, हिज हाउस उनके घर, इज इन द विलेज गांव में है, यद्यपि। ठीक है, दो मीन्स यद्यपि, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, किनके घर, उन जंगल वासियों के जो घर हैं वो कहाँ हैं, वो उनके जंगल वासियों के घर जो हैं वो गांव में हैं, यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं। तो ये जंगल किनके हैं, उन गांव वासियों के हैं, इस बात को मैं जानता हूं। He will not see me stopping here. He माने वह, will not see me मुझे नहीं देख पाएंगे, stopping here यहाँ रुकते हुए, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएंगे। To watch his woods fill up with snow, क्योंकि उनके जो जंगल हैं फिल अप भरे हुए हैं, विद स्नो माने बर्फ के साथ, बर्फ के साथ भरे हुए उनके जो जंगल हैं, ठीक है, वहां से वो निहारते हुए नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब है कि बर्फ जंगलों में बहुत ज्यादा है, बर्फ से जंगल भरे पड़े हुए हैं, इसीलिए जो वनवासी हैं वो नहीं देख पाएंगे, नहीं निहार पाएंगे। My little horse must think it queer. मेरा छोटा घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वियर, बहुत ही आश्चर्यता के साथ सोचता है। घोड़ा भी सोचता है आश्चर्यता के साथ। क्वेयर मीन्स होता है सोचना, सॉरी, क्वेयर मीन्स होता है आश्चर्य के साथ, और थिंक मीन्स होता है सोचना। मेरा छोटा घोड़ा भी आश्चर्य के साथ सोचता है। टू स्टॉप, कि जो घोड़े का मालिक है उसने उसको रोका है। विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि जो फार्म हाउस है वो भी पास में नहीं है, मतलब वन में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस मतलब होता है खेतों के समीप बना हुआ एक घर, ठीक है, फार्म हाउस होता है। तो यहाँ उन जंगल में फार्म हाउस भी नहीं है, तो घोड़ा आशा करके
इस बात को घोड़ा भी सोचता है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, अब वुड्स मीन्स होता है जंगल और फ्रोजन लेक मीन्स होता है बर्फ से जमी हुई झील। जंगल और बर्फ से जमी हुई झील के बीच द डार्केस्ट, सबसे अधिक अंधकारमयी शाम है ऑफ द ईयर, उस साल की। कहने का मतलब ये है कि बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जो फ्रोजन लेक है, जमी हुई जो झील है और जो जंगल है, उनके बीच क्या है, डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधकारमयी शाम है ऑफ द ईयर, उस साल की। He gives his harness bells a shake, ठीक है। He gives his harness, he gives his harness, अपनी साजो सज्जा से सजी हुई घंटियों को हिलाता है। कौन? वो घोड़ा। यहाँ पे ही से मतलब घोड़े से है। वह घोड़ा क्या करता है, अपनी अपनी हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स में होती है जो घोड़े के ऊपर जीन कसी होती है, उसमें जो घंटियां होती हैं, शेक मींस हिलाते हुए, तो उनको हिलाते हुए, ठीक है, प्रदर्शित करता है, बताता है उनको हिलाते हुए। टू आस्क इफ, मतलब यह पूछता है कि देयर इज सम मिस्टेक, कि मानो कुछ गलती हो गई है, मेरे मालिक से क्या हो गई है, कुछ गलती हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़ा क्या है, अपने साजो साज से सजी हुई जो जीन है, ठीक है, उसमें जो घंटियां लगी हुई हैं, उसको हिलाते हुए अपने मालिक से यह पूछता है मानो कि उससे कोई गलती हो गई है। The only other sound is the sweep of easy wind and downy flap, और केवल दूसरी आवाज और आ रही है, ठीक है। एक तो घंटियों की आवाज है घोड़े की जो जीन में कसी हुई है, उसके अलावा क्या है, एक दूसरी आवाज और है, द ओनली अदर साउंड, और केवल दूसरी आवाज और क्या है, इज द स्वीप ऑफ इजी विंड, मतलब जो हवा बह रही है, एंड डाउनी फ्लैग, डाउनी फ्लैग का मतलब ये होता है जो बर्फ से पत्ते टाइप गिरते हैं, ठीक है, जो बर्फ से पत्ते टाइप गिर रहे हैं, जो बर्फ ऊपर से पड़ रही है, बर्फ की जो फुहार पड़ रही है, उसकी आवाज और उस बहती हुई हवा की सरल आवाज भी आ रही है। द वुड्स आर लवली, जंगल कैसे हैं, प्यारे हैं, जंगल कैसे हैं, प्यारे हैं, डार्क, अंधकारमय हैं, एंड डीप, और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमाइज्ड टू कीप, लेकिन मुझे अपना वायदा निभाना है, मुझे क्या निभाना है, अपने वायदे को निभाना है। कीप माने होता है निभाना, और प्रोमाइज मींस होता है वायदा। कभी को क्या है, अपना सिर्फ एक वायदा है, उसको निभाना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों तक जाना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों तक जाना है। अर्थात इस कविता से वास्तविक अर्थ ये निकलता है, सोने से यहाँ पर है मृत्यु से मतलब। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आता है, और जब उसका अंतिम समय आता है तो उसके कुछ अपने वायदे होते हैं जो उसे करने होते हैं, तो वो उसे निभाना है। तो अब इसके सामने जो परेशानी आई है इस राइटर के सामने, इस पोएट के सामने, ठीक है, बर्फीली शाम की, तो वो ये कहता है कि मतलब हमको अभी यही नहीं ठहरना है, अभी हमको अपना उस वायदे को निभाना है, मतलब मरने से पहले जो हमारा वायदा है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो इस पंक्ति से, इस कविता से हमें यही सीखने को मिलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन जब वो लेता है तो उसे अपने वायदों को पूरा करना पड़ता है मृत्यु से पहले। तो बस इन पंक्तियों में केवल यही हम लोगों को बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आपने पिछली कविता पढ़ी थी, 9वीं कविता, बर्फीली शाम होने पर जंगलों के द्वारा रोकना, वनों के द्वारा रोकना। अब रोकना किसका था, उस राइटर का, ठीक है।
अब हमारी नेक्स्ट पंक्ति है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको रिटन किया है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनका जो लाइफ स्पेन है वो काफी छोटा रहा है, लेकिन ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि जिन जिन महान राइटर व्यक्तियों का जितना छोटा जीवन रहा है, उन्होंने अपने जीवन में उतने ही बड़े काम किए हैं। तो हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि महान बनने के लिए बहुत लंबी उम्र नहीं चाहिए, बल्कि छोटी सी आयु में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद सबसे अच्छे उदाहरण है इसके। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री का मतलब है स्वतंत्रता का गीत। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ भी लिखा है सभी को प्रभावित किया है। तो आइए हम उनका द सॉन्ग ऑफ द फ्री कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस कविता के माध्यम से कहा है। वैसे थोड़ा सा मैं सार बता सकता हूँ। उन्होंने ये इस कविता में बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को चाहे कितनी भी उसके सामने परेशानियां आ जाएं, उसे भाग्य भरोसे ना बैठना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, उसे अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम इसी कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने क्या कुछ लिखा है पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। The wounded snake its hoods unfurls. The wounded snake, wounded snake का मतलब है घायल सांप। Its hoods unfurls, अपने फन को फैला लेता है। घायल सांप अपने फन को फैला लेता है। अनफल्स मीन्स होता है फैला लेना, हुड्स मीन्स होता है फन, जो फन होता है सांप का। The flame started up those blaze, और फ्लेम और आग को अगर कुरेदा जाए तो वह भड़क उठती है। कहने का मतलब इन दो लाइनों से हमें ये पता चलता है, अगर किसी आप घायल सांप को छेड़ते हो, ठीक है, तो वह अपने फन को फैला लेगा, उसे क्रोध आएगा। ऐसे ही अगर कोई अग्नि है और वो कम जली हुई है, लेकिन अगर आप उसको कुरेदते हो तो वो अग्नि भी भड़क उठती है। द फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला, अग्नि। स्टार्ट मीन्स होता है कुरेदना, स्टार्टअप मीन्स होता है कुरेदना, डोथ ब्लेज, तो वो आग जो होती है वो भी भड़क उठती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स, और रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है। कब गूंज उठती है? कॉल ऑफ हर्ट्स स्ट्रक लॉयंस रेज, ठीक है, जब घायल शेर दहाड़ता है, जब घायल शेर क्रोध से दहाड़ता है। रेज मीन्स होता है क्रोध से दहाड़ना, मतलब जब घायल शेर होता है, जब वो क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा भी गूंजने उठती है, गूंज उठती है। तो इस पंक्तियों के माध्यम से ये उन्होंने दर्शाया है कि घायल सांप अगर है, अगर आप उसको जरा सा भी अगर उसको छेड़ोगे तो वो क्या करेगा? वो अपने फन को फैलाएगा, काटने की कोशिश करेगा। और अगर आग थोड़ी सी भी जली हुई अगर आप उसको कुरोदे हुए तो क्या होगा? वो भी भड़क उठेगी। और अगर जो घायल शेर है अगर वो दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवा भी, मतलब उस जहां वो रहता है वहां उसकी आवाज गूंज उठती है। नेक्स्ट पंक्तियों पर चलते हैं। The cloud puts forth its deluge strength. Cloud means होता है बादल, puts forth मतलब प्रदर्शन करते हैं, its deluge बाढ़ लाते हैं, strength means पूरी शक्ति के साथ। जो बादल भी होते हैं वो पूरी शक्ति के साथ गरज कर क्या करते हैं? बाढ़ लाते हैं, ठीक है। कब लाते हैं? When lightning cleaves its breast, जब आकाशीय बिजली उस बादल का सीना चीर देती है। जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तो बादल भी क्या करते हैं? पूरी शक्ति के साथ बाढ़ लाने वाला प्रदर्शन करते हैं, मतलब बहुत तेज जोर से बरसते हैं।
When the soul is stirred to its inmost depth, when माने जब, soul माने आत्मा, is stirred, अगर आत्मा को कुरेदा जाए, अगर किसी महान पुरुष की आत्मा है या किसी साधारण पुरुष की ही आत्मा क्यों ना हो, अगर उसको कुरेदा जाता है to its inmost depth, तो उसकी जो आंतरिक गहराई है, आत्मा की जो अंदर की गहराई है, ठीक है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, मतलब तो वो ग्रेट माने महान, वंस अनफोल्ड देयर मतलब अपनी सबसे अच्छी शक्ति का प्रदर्शन करती है। कहने का मतलब ये है जब किसी महान व्यक्ति को कुरेदा जाता है, जब किसी महान व्यक्ति को परेशान किया जाता है, अगर उसको छेड़ा जाता है, अगर उससे वक्तव्य के लिए उकसाया जाता है, तो फिर वो अपनी अंदर की जो आत्मा होती है वो झकझोर देती है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, और तब वो महान पुरुष क्या करता है, अपनी सबसे अच्छी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जैसा कि तानसेन ने और अकबर ने स्वामी हरिदास को गाने के लिए क्या किया था, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, उकसाया था, ठीक है, गाने के लिए, और उन्होंने जानबूझकर तानसेन ने अपने गुरु का गीत कैसा गाया था, गलत गाया था, जिससे हरिदास जी को, जो तानसेन के गुरु थे, उन्हें काफी कष्ट पहुंचा, और फिर उन्होंने अपनी अंदर की आत्मा से ऐसा गाया कि अकबर और तानसेन दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। तो अर्थात इन लाइनों से हमें ये पता चलता है, अगर किसी महात्मा को, किसी संत को, और अगर किसी विद्वान को अगर आप कुरेदते हो, उसको छेड़ते हो, तो फिर वो ऐसे अपनी शास्त्रार्थ की शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति को प्रदर्शित करता है जिसको आप कभी महसूस ही नहीं कर सकते हो, मतलब वो अपनी सबसे अच्छी शक्ति का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं, आप इन लाइनों को समझ चुके होंगे कि लेट्स आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट, लेट्स आइज ग्रो, ये जो आंखें हैं ग्रो डिम, धूमिल होती हैं, तो हो जाने दो। अगर किसी व्यक्ति की आंखें हैं, ठीक है, जैसे आदमी अपने कर्म पर आगे बढ़ता है तो उसकी रुकावटें काफी आती हैं, जैसे उसको आईसाइट प्रॉब्लम होती है, तो वो ये कहते हैं कि अगर आंखें धूमिल होती हैं, आंखों की दृष्टि कम होती है, तो हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और अगर हृदय ग्रो फेंट, अगर हृदय जो आपका है वो अगर कमजोर होता है तो उसे भी हो जाने दो। अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं और जिससे हमारा हृदय कमजोर हो रहा है तो उसे भी हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, और फ्रेंडशिप होती है मित्रता, अगर मित्रता असफल होती है तो उसे हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और अगर आपके जीवन में प्रेम में धोखा मिलता है, बिट्रे मींस होता है धोखा मिलना, अगर प्रेम में आपको धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। लेट्स फेट इट्स 100 हॉरर सेंस, ठीक है, जो भाग्य होता है वो अगर सैकड़ों भयावह आपके लिए भेजता है, ठीक है, भयावह सपने, भयावह कष्ट, सैकड़ों अगर भाग्य आपके लिए भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और ऐसा घना अंधकार अगर आपके रास्ते को रोकता है तो उसे भी रोकने दो, ठीक है। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के सामने ये सब समस्याएं आती हैं और इनसे जूझते हुए अगर वो आगे बढ़ जाता है तो फिर समझो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड नेचर वोर ऑन एंग्री फ्रॉन, अभी आगे और कहते हैं कि अगर प्रकृति भी आपको नाराज होकर अपनी भ्रुकुटी चढ़ा लेती है, फ्रॉन मींस होता है भ्रुकुटी चढ़ा लेना, अर्थात प्रकृति भी आपका साथ नहीं दे रही है, वो भी आपसे नाराज है, ठीक है, प्राकृतिक भी आप परेशान हो, टू क्रश यू आउट, ठीक है, और आपको पूरी तरीके से तोड़ दे रही है, तो उसे भी अपनी पूरी वो कसर कर लेने दो। कहने का मतलब है अगर प्रकृति भी आपको पूरी तरीके से नाराज होकर आपका साथ नहीं दे पा रही है, आपको पूरी तरीके से तोड़ दे रही है, तो उसे भी तोड़ लेने दो।
स्टिल नो माई सोल, स्टिल माने फिर, नो माने जान लो, माई सोल मेरी आत्मा, ठीक है, मेरी दिव्य आत्मा तुम जान लो, मतलब मेरी आत्मा तुम इस बात को जान लो कि यू आर डिवाइन, कि तुम दिव्य हो। मतलब जो आत्मा है किसी व्यक्ति की, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ना उसको पानी डुबो सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकता है, ठीक है। तो आत्मा तो दिव्य है, तो ये कहता है कि तुम दिव्य हो, मार्च ऑन, इसीलिए तुम आगे बढ़ो, एंड ऑन, और आगे बढ़ो, नॉर राइट, ना दाएं बढ़ो, नॉर लेफ्ट, ना बाएं बढ़ो, बट टू द गोल, तुम सीधे अपने लक्ष्य की ओर चलो। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस कविता को समझ लेता है ठीक तरीके से, और स्वामी विवेकानंद ने इन पंक्तियों से व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा दिया है कि अगर कोई भी महान व्यक्ति बनता है तो ऐसे समझ लो उसके सामने सबसे ज्यादा परेशानियां ही आती हैं, तो जो इन परेशानियों का मुकाबला कर लेता है और जो केवल अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर ही रहता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। और एक सफल व्यक्ति की एक सफल कविता हमको सफल बना सकती है। तो आई थिंक आप इस कविता को समझ चुके होंगे।